हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में, दूसरा आरएच ग्रुपिंग और इसके साथ ही साथ हम करेंगे कोआगुलेशन, दैट मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं आप सबको पता है। हमारे अंदर ए बी और ओ 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। तो इनमें क्या वेरिएशंस होती हैं, इनको कैटेगराइज करने का क्या तरीका है। दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 कंसेप्ट्स, एक है एंटीजन, एक है एंटीबॉडीज। तो एंटीजन जैसे नाम इंडिकेट करता है, जन मीन्स जनरेट करने वाला, एंटीबॉडी को जनरेट करने वाला कोई भी सब्सटेंस एंटीजन कहलाता है। एंटीजन क्या है, ये ना स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैं। हमारे आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। किसी पर्सन में ए या बी एंटीजन की प्रेजेंस के बेसिस पे हम सबसे पहले आरबीसी की सरफेस पे हम कहते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है या ये ब्लड ग्रुप बी है, डिपेंडिंग अपॉन उसके ऊपर ए एंटीजन है आरबीसी पे या बी एंटीजन है। अब एंटीजन एंटीबॉडीज जनरेट करता है, लेकिन आपको ये याद रखना है हम फाइटर्स के साथ अपने सेल्स को नहीं डैमेज करेंगे, हम दूसरे को डैमेज करेंगे। दिस मीन्स कि अगर हमारी दुश्मन से लड़ाई होगी ना, तो इन द केस ऑफ एंटीजन ए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा विल बी एंटी बी, क्योंकि वो ए के अगेंस्ट अपने अगेंस्ट कोई नहीं ना प्रोड्यूस करता, तो वो ए के अगेंस्ट तो नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो बी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी विल बी बी, वेयर एज उसके ब्लड में एंटीबॉडीज विल बी अगेंस्ट ए, तो दैट विल बी एंटी ए। अब ये तो हो गया ए और ब्लड ग्रुप बी के बारे में। अब हमारे पास 2 ब्लड ग्रुप की टाइप्स और हैं, वन इज ए बी एंड सेकेंड इज ओ। आपने सबने सुना हुआ है ओ यूनिवर्सल डोनर है। कोई भी यूनिवर्सल डोनर कैसे हो सकता है, अगर उसमें कोई भी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की पार ना हो, मतलब उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो अगर उसके सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं है तो वो बिना एंटीजन की प्रेजेंस के जब हम किसी में रेसिपिएंट में वो जाएगा ब्लड, तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज दोनों के लिए हैं, क्योंकि इसके दोनों ही दुश्मन है ना, क्योंकि एंटीजन तो कोई नहीं था ना, तो एंटी ए और एंटी बी की प्रेजेंस होगी। अब जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये रिसिपिएंट कैसे है, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसके प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो अब आप फॉलो कर गए होंगे कि अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी तरह की एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को नहीं स्टिमुलेट करता किसी और में जाके, वो दैट इज़ ओ, बिकॉज उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन का फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करना। इसका हमारे पास टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ऑन आरबीसी ए होगा, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा विल बी एंटी बी, और वो डोनर का ब्लड ग्रुप ए और ओ तो हर एक में ही है ना, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, तो वो ए से भी ब्लड ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसी तरह किसी का बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन ऑन आरबीसी इज बी, एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट होगी एंटी ए। किससे ब्लड डोनेट हो सकता, मिल सकता उसे, बी से भी और ओ से भी। तीसरा ए बी है। ए बी ऐसे याद रखो कि सेल्फिश होता है, ये दोनों सभी से, चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, क्योंकि ए बी
ए बी और ओ। ए बी तो अपना ही ब्लड ग्रुप है, ओ ऐसा जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है। क्योंकि इसके खुद के पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए जो है वो सारे के सारे एक्सेप्ट करने पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं है ना, कोई भी ऐसा जीन नहीं है जो ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करे जो इसके अगेंस्ट हो। अब हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। तो ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन्स दोनों हैं, तो सॉरी एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडीज़ जो है वो ए और बी के अगेंस्ट है। तो एंटी ए एंड एंटी बी, ये सिर्फ ओ से ही ब्लड ग्रुप ओ एक्सेप्ट कर सकता है। अब अगर ऐसे ही हम देखें RH फैक्टर, ये एक दूसरी चीज़ है। हम कहते हैं हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो व्हाट डज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन दिस केस इंडिकेट? पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड RH फैक्टर की प्रेजेंस या एब्सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो RH जो है ना, ये फर्स्ट टाइम रीसस मंकी में से फाइंड आउट किया था, तो वहाँ से RH फैक्टर इसका नाम रख दिया। इट इज़ जस्ट नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन अगर किसी पर्सन में प्रेजेंट है तो द पर्सन इज RH पॉजिटिव, अगर उसमें एब्सेंट है प्रोटीन तो द पर्सन इज RH नेगेटिव। तो इससे क्या होता है, जैसे मतलब ये भी एक एंटीजन का ही टाइप है RH एंटीजन। तो इसमें क्या होगा, जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। कंपैटिबिलिटी इशू कैसे आते हैं, ये अगर एक RH नेगेटिव फीमेल की मैरिज हो RH पॉजिटिव पर्सन के साथ, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें फादर से RH फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें भी मज़ेदार बात क्या है कि जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसमें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड तो है मदर और फीटस, लेकिन उसमें एक बैरियर है। तो जब डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की, उस टाइम पे एक्सीडेंटली थोड़ा बहुत फीटल ब्लड जो है वो मदर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो थोड़ा भी अगर मदर में जाएगा तो वो वहाँ पर जाकर RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करनी शुरू कर देता है। तो ऐसे केस में मदर के ब्लड को बोलते हैं आइसो इम्यूनाइज हो गया। अब जब सेकेंड ऑफस्प्रिंग होगा उसका, सेकेंड बेबी के टाइम पे क्या होगा, मदर के ब्लड ने फीटल ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई हुई थी। तो क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज़ समटाइम्स वहाँ से जाके प्लेसेंटा के थ्रू फीटल RBC को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। तो क्योंकि फीटल RBC डिस्ट्रॉय होगा तो ऐसा पर्सन जो है वो अनीमिक होगा, ऐसा बच्चा जो होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, HDN, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, क्योंकि RBC का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, या इसी डिजीज़ का दूसरा नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस ऑफ फीटालिस। तो HDN, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कब होगा, सेकेंड चाइल्ड के टाइम पे, अगर मदर RH नेगेटिव एंड फादर पॉजिटिव है। इसके लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ एडमिनिस्टर कर दी जाती हैं। दैट वे सेकेंड चाइल्ड के टाइम पे ये इशू नहीं आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट RH ग्रुपिंग। ज़्यादातर लोगों में RH पॉजिटिव ही होता है 85% में, और जो 15% लोग हैं वो RH नेगेटिव होते हैं। अब हम अगर बात करें कि डोनर शुड बी, जो यूनिवर्सल डोनर है, तो वो O नेगेटिव होगा यूनिवर्सल डोनर, O पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि RH ग्रुपिंग भी पढ़ ली ना अब हमने। तो RH ग्रुपिंग के बाद से हमें समझ में आया कि अगर RH फैक्टर भी प्रेजेंट होगा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन इज ब्लड क्लॉटिंग। कभी भी इंजरी होती है तो इंजरी को, इंजर्ड टिश्यू को जो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड है उससे बचाने के लिए ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ब्लड कोगुलेशन। क्या होता है इसमें ना, एक स्टेप बाय स्टेप एंजाइम लिंक्ड रिएक्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं कैस्केड। जैसे डोमिनोज इफेक्ट होता है ना, एक के बाद एक वो गिरते चले जाते हैं सारे के सारे। उसी तरह से जैसे एक रिएक्शन वो दूसरे को ट्रिगर करता है, वो तीसरे को, वो चौथे को, स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शंस चलते हैं। तो कैसे होता है ये सारा प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, जो इंजर्ड टिश्यू है, जो ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू है, उसमें से रिलीज होता है एक केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन।
ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ही जब वहाँ पर डिजीज टिश्यू मतलब इंजर्ड टिश्यू है वहाँ पर जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो भी रिलीज़ करते हैं। इसे बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। अब जब ये रिलीज़ हो जाता है प्लेटलेट फैक्टर 3 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स, ये क्या करता है, एक इनएक्टिव फॉर्म में जो पड़ा हुआ जैसे प्रिकर्सर फॉर्म इज, जो कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, ये यूजुअली एंजाइम्स अगेन आर प्रोटीन्स बाय नेचर, तो ये ना यूजुअली अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, तो वी कॉल इट प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज में ये कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है। अब जो ये थ्रोम्बोकाइनेज था ये अगला रिएक्शन में एडिएट करता है, दैट रिएक्शन इज प्रोथ्रोम्बिन की कन्वर्जन इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है वो फर्दर फिब्रिनोजन को फिब्रिन बनाने में हेल्प करता है। तो ये फिब्रिन क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिब्रिन के मतलब ऐसे जैसे मैश सा बना, उस मैश के अंदर ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाते हैं जगह जगह पे, तो अल्टीमेटली वो जो डार्क रेडिश कलर का वो जो स्कम सा आ जाता है दैट इज़ क्लॉट, तो वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है, तो सो दैट एक्सेसिव ब्लड लॉस को हम प्रिवेंट कर सके। तो हमारी एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करती है, वो अदर वे राउंड स्टार्ट करते हैं। वो कैसे स्टार्ट किया हुआ है बुक में, अब मैं आपको बुक वाला बताती हूँ कि फिब्रिन जो है वो जब इंजर्ड टिश्यू होता है उसमें ब्लड सेल्स के साथ मिलके क्लॉट बनाता है। वो फिब्रिन इनएक्टिव फॉर्म फिब्रिनोजन में प्रेजेंट होता है। जो फिब्रिनोजन है उसको एक्टिवेट करने वाला थ्रोम्बिन होता है, जो कि खुद पहले इनएक्टिव फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन में पड़ा था, एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज आने से एक्टिवेट हुआ था। थ्रोम्बोकाइनेज खुद इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है प्रोथ्रोम्बिनेज, जो कि कैल्शियम और प्रोटीन्स की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन के आने से एक्टिवेट हुआ। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आता है, टिश्यूज से भी आता है, इंजर्ड टिश्यू से भी, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स के डिसइंटीग्रेट होने से। तो आप अगर इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक एक स्टेप को याद करते हो तो कन्वीनियंटली आपको ये सारा लर्न हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।